हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, हर वर्ष 23 सितंबर को अब आयुर्वेद दिवस है वो मनाया जाएगा। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि निर्धारित की है। ठीक है, भारत सरकार ने अभी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो प्रति वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब तक आयुर्वेद दिवस है वो धनतेरस के साथ मनाया जाता था, जो हिंदू मास कार्तिक आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। ठीक है, तो ये धनतेरस पर मनाया जाता था। अभी तक तो इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार था, हिंदू मास कार्तिक के अनुसार। ठीक है, जो चंद्र कैलेंडर है उसके हिसाब से होता था। ठीक है, तो इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। अब भारत सरकार ने इसकी तिथि निश्चित कर दी है। अब ये प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की तारीख हर साल बदलती रहती थी। ठीक है, जिसके कारण आयुर्वेद दिवस की तारीख निश्चित नहीं थी। आयुर्वेद दिवस को हर साल आयुर्वेद को एक वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता रहा है, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 23 सितंबर है वो शरद विषुव ठीक है, ऑटोमनल इक्विनोक्स के साथ मेल खाती है। ठीक है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। ठीक है, ये खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेद दर्शन के साथ पूर्ण रूप से मेल खाती है। ठीक है, जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देता है। आयुर्वेद क्या है? मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर जोर देता है। ठीक है, तो इसलिए 23 सितंबर को ये आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। विषुव है वो ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये आयुर्वेद के सार को रेखांकित करता है, यानी प्रकृति के साथ संतुलन में जीना। तो इसलिए हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा और कर्नाटक के बेंगलुरु में इनका उद्घाटन किया गया है। कहाँ का? एक तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में और दूसरा है कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के नोएडा और कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, और इनको रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें जो 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन है, तो इसमें जो 3 है वो इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली उनकी साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे पहले 5 और 7 नैनोमीटर चिप थी वो डिजाइन की जाती थी। ये भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के अंदर स्थापित किए गए हैं रेनेसोस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा और कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का नया कार्यालय। ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट भवन में IWAI का नया कार्यालय स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट भवन में। पतन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों कौन कौन से हैं? ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज 26 ये चिनाब नदी पर है, नेशनल वाटरवेज 49 ये झेलम नदी पर है और नेशनल वाटरवेज 84 ये रावी नदी पर है। तो इन पर नदी नौवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ जो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है, NW26 चिनाब नदी, NW49 झेलम नदी और NW84 रावी नदी, तो इन पर नौवहन योग्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इस समझौते में जम्मू और कश्मीर में 10 स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी की स्थापना, आवश्यकता अनुसार ड्रेजिंग द्वारा नौवहन योग्य जलमार्ग का विकास,
रात्रि नौवहन सहायता और इन जलमार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ की इकोनॉमी है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार की आर्थिक हालत, माली हालत है उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट है सुसान ले। तो ये सुसान ले कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता है सुसान ले। ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला विपक्षी नेता भी है और वहाँ की जो लिबरल पार्टी है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ठीक है, लिबरल नेशनल गठबंधन जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको 3 मई को हुए चुनाव में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है और इन चुनावों में लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। ठीक है, तो लेबर पार्टी के जो एंथनी एल्बानीज हैं वो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, एंथनी एल्बानीज, और ये लेबर पार्टी के हैं। और सुसान ले है वो लिबरल पार्टी की है और ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, हाथी प्रवण क्षेत्रों में स्थानीय किसानों और ग्रामीण आबादी को अचानक हाथियों के हमले से निपटने के लिए इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब हाथी अचानक से अटैक कर देते हैं तो लोग उससे कैसे निपटें, इसके लिए वहाँ के जो रहने वाले लोग किसान वगैरह हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और राज्य की बहुआयामी रणनीति पारंपरिक निवारक उपायों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ेगी। ठीक है, एक तो जो ट्रेडिशनल उपाय हैं कैसे हाथियों को भगाया जाए, ठीक है, वो तो है ही, उनके साथ ही जो आधुनिक तकनीक है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल उपाय हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें मिर्च आधारित अवरोध। ठीक है, मिर्चों के नजदीक नहीं आते, मिर्चों के गंध से हाथी दूर भाग जाते हैं। नींबू के बागान है वहाँ हाथी नहीं आते। ट्रिपल आरएम है और मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़, वहाँ भी हाथी नहीं आते। तो ये सब शामिल है। ये कम लागत वाले तरीके हैं जो हाथियों को मानव आवासों के पास आने से रोकते हैं। वन विभाग इस परियोजना का नेतृत्व करेगा जो सामुदायिक सहभागिता और तकनीकी समाधानों के मिश्रण के माध्यम से सहअस्तित्व को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसमें रेडियो बुलेटिन, अब जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इसमें तकनीक वाला पार्ट है वो है रेडियो बुलेटिन, व्हाट्सएप अलर्ट और हाथियों की गतिविधियों के बारे में ग्रामीणों को सूचित रखने और वास्तविक समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें पारंपरिक और जो तकनीकी दोनों ही तरीके हैं वो शामिल किए गए हैं। इस योजना में हाथियों के झुंडों पर नजर रखने और जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणालियों को भी शामिल किया गया है। तो इसमें पारंपरिक तरीके और आधुनिक तकनीक है, उन दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र। ठीक है, पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये दक्षिणी डेनमार्क के कासो में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र दक्षिण डेनमार्क के कासो में स्थापित किया गया है और इसको डेनमार्क की यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है, डेनमार्क की यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई एंड कंपनी ने। इसमें प्रतिवर्ष 42,000 मीट्रिक टन या 53 मिलियन लीटर ई मेथनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, और ये जीवाश्म आधारित उत्पादों की तुलना में 97% तक कम कार्बन उत्सर्जन वाले ई मेथनॉल का उत्पादन है वो साइट पर उत्पादित हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ बायोजेनिक CO2 को मिलाकर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस द्वारा वहीं पर उत्पादित होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, किसी भी उत्पाद को तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें हाइड्रोजन, जल को इसमें तोड़ा जाता है तो जल से उत्पन्न होती है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ये टूट जाता है तो इसलिए इसको ई मेथनॉल कहा जाता है। तो इसके लिए साइट पर उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन और बायोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग है, जो ई मेथनॉल है इसका उपयोग लारा
मस्क नामक जहाज को ईंधन देने के लिए किया जाएगा। इसके साथ इसकी कंपनी उसके साथ समझौता किया गया है। ये जो लोरा मस्क जहाज है ये ई मेथनॉल से चलाया जाएगा। और जो लोरा मस्क जहाज है वो मेथनॉल पर चलने वाला दुनिया का पहला कंटेनर जहाज है। ठीक है, तो मेथनॉल से चलने वाला दुनिया का पहला कंटेनर जहाज कौन सा है? लोरा मस्क। पारंपरिक मेथनॉल है वो आमतौर पर प्राकृतिक गैस और कोयले से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और जो ई मेथनॉल है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है, उसमें कोयले वगैरह की इनका उपयोग नहीं होता। ठीक है, और शिपिंग में इसके उपयोग के अलावा ई मेथनॉल प्लास्टिक उत्पादन में जीवाश्म मेथनॉल की जगह ले सकता है। और कहाँ कहाँ इसके उपयोग हो सकते हैं ई मेथनॉल के शिपिंग इंडस्ट्री के अलावा? तो प्लास्टिक उत्पादन में हो सकता है। ठीक है, दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिक्स और खिलौना निर्माता कंपनी लेगो इस संयंत्र से प्राप्त ई मेथनॉल का उपयोग क्रमशः इंजेक्शन पेन और प्लास्टिक ईंट बनाने के लिए करेंगे। तो फार्मा सेक्टर में इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, उपयोग होगा, फार्मा सेक्टर में होगा, और जो खिलौना इंडस्ट्री है उसमें इसका उपयोग होगा। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किनको प्रदान किया गया है? तो ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मारियांगेला हंगरिया, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज ये मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया है 2025 का। हंगरिया ने राइजोबियम नामक मिट्टी के बैक्टीरिया के उपभेदों को अलग किया और ब्राजील में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन के बीजों में इसे लगाने का तरीका विकसित किया। ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन अवशोषण करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है पौधों को। तो इन उपभेदों ने सोया पौधों को मिट्टी से अधिक नाइट्रोजन निकालने में मदद की, जिससे उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत है वो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो वो है MS स्वामीनाथन, और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विश्व खाद्य पुरस्कार है उसकी शुरुआत नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है न्यायाधीश सूर्यकांत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत। तो नालसा का कार्यकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है, और उनका मनोनयन है वो 14 मई से प्रभावी होगा। न्यायमूर्ति BR गवई थे, वो नालसा के पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है, परंपरा के अनुसार इस पद पर उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश आसीन होते हैं। तो अभी तक न्यायमूर्ति BR गवई नालसा के पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे, और अभी न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। न्यायमूर्ति BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वरिष्ठता के क्रम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत है वो दूसरे नंबर पर हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है। तो नालसा गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, ये इसका नालसा का उद्देश्य है। और नालसा का मुख्य उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटान और न्यायपालिका पर बोझ कम करना है। ठीक है, तो न्यायपालिका पर जो मुकदमों का बोझ है वो कम हो और उनका जल्दी से निपटारा हो जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो नालसा के मुख्य संरक्षक हैं। ठीक है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो नालसा संरक्षक कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के संरक्षक हैं, और जो दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नालसा कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट का जो नई दिल्ली में परिसर है वहां पर स्थित है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति होती है,
जिलों और अधिकांश तालुकों में जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुकों में तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे स्ट्रक्चर में इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। नालसा है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुकों में तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए। अब निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए जो पात्र हैं वो कौन कौन है? पहला है महिलाएं और बच्चे। ठीक है, नालसा के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सेवा के लिए सुविधा के लिए पात्र है। ठीक है, SC/ST के सदस्य, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आय का क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में ये सीमा 5 लाख रुपए है। जो सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति है उसके लिए ये सीमा 5 लाख रुपए है और बाकियों के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, मानव तस्करी के शिकार या भिखारी, तो ये लोग इसके अंतर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। अगला है नई दिशा। स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए नई दिशा सीखने की राह नामक एक सामुदायिक आउटरीच पहल शुरू की है। तो नई दिशा किसकी पहल है? ये दिल्ली पुलिस की पहल है। और ये किस लिए शुरू की गई है? तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, स्कूल छोड़ देने वाले जो बच्चे हैं, उनको वापस से शिक्षा प्रणाली में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली पुलिस की एक सामुदायिक आउटरीच पहल है नई दिशा। इस पहल के तहत पुलिसकर्मी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के घर जा रहे हैं, बच्चों और उनके परिवारों से सीधा संपर्क कर रहे हैं ताकि स्कूल छोड़ने के पीछे के कारणों की पहचान की जा सके और उन्हें अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये दिल्ली पुलिस की एक सामुदायिक आउटरीच पहल है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं उनको वापस स्कूलों में लाने के लिए। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC को सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 भारत संस्करण प्रदान किए गए। कौन कौन से हैं? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, विजनरी लीडरशिप इन गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड और ब्रांड स्ट्रेटेजी लीडर अवार्ड। ये कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रदान किए गए हैं फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स द्वारा। 9 से 10 मई को मुंबई में इनको प्रदान किया गया। और फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स प्रोग्राम है वो विभिन्न उद्योगों में उपलब्धियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है एशियाई चावल ओरिजा सातिवा एल का पहला पैन जीनोम। एशियाई चावल है ओरिजा सातिवा एल, उसका पहला पैन जीनोम तैयार किया गया है। तो चावल की 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एकीकृत करके इसको विकसित किया गया है। 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एकत्र करके एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम बनाया गया है। पैन जीनोम चावल की अलग अलग किस्मों में पाए जाने वाले सामान्य जीन के साथ साथ अद्वितीय जीन का व्यापक संग्रह है। ठीक है, तो चावल की जितनी भी किस्में होती हैं उनमें जो मुख्य जीन होते हैं, ठीक है, और जो अद्वितीय अलग टाइप के जो जीन होते हैं उन सबको मिला करके बनाया गया, उसमें दोनों के गुण होते हैं। ये चावल में मौजूद आनुवंशिक विविधता की पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है। ये पैन जीनोम है, ठीक है, वो चावल में मौजूद आनुवंशिक विविधता की पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है। पैन जीनोम बनाने के लिए पैक बायो हाई फिडेलिटी अनुक्रमण प्रौद्योगिकी और कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग किया गया। ठीक है, और अध्ययन में पैन जीनोम में सामूहिक रूप से फैले 69,531 जीन की पहचान की गई, जिसमें 28,907 कोर जीन थे और 13,728 जंगली चावल विशिष्ट जीन शामिल थे। पहचाने गए 69,531 जीन में से लगभग 20% जंगली चावल के लिए विशिष्ट थे। ये केवल जंगली चावल में ही पाए जाते हैं। ये जीन 20% थे, वो केवल जंगली चावल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी एशियाई खेती योग्य धान हैं वो ओरला जंगली धान समूह से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और ये जो पैन जीनोम बनाया गया है उसके लिए एक इंटरनेशनल रिसर्चर की टीम थी, इनमें से ज्यादातर चीन की विज्ञान अकादमी के रिसर्चर थे।
और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विश्व की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की हैं। कौन कौन सी हैं वो? DRR धान 100, ठीक है, DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1, ठीक है। तो ये पहली जीनोम संपादित किस्में हैं चावल की विश्व की और ये ICAR द्वारा विकसित की गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा का है और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात में है। इन्होंने 150 मिलियन टन कार्गो परिवहन का आंकड़ा पार किया है, ठीक है। तो किन किन ने पार किया है? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 150 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण इन्होंने हैंडल किया है। ये भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने 150 मिलियन टन कार्गो हैंडल करके रिकॉर्ड बनाया है, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण। पारादीप ओडिशा का है और दीनदयाल गुजरात का है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।